हाय हेलो। आज एक और वीडियो मैं आपके सामने लाया हूँ इस चैनल के ज़रिए, लेकिन ये केमिस्ट्री का वीडियो नहीं है। कर्नाटका सीईटी 2021 एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह भरें उसके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के ज़रिए मैं आपके सामने लाया हूँ। ये वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा है तो बट डिटेल्स इसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है एक ही वीडियो में। हो सका तो आप पूरा देखने की कोशिश करिए। एक और गुजारिश है, मैं सब्सक्राइबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सका तो इस वीडियो को अच्छी तरह से सुन के फॉर्म फिल करिए, मैं उसकी बात कर। KCET 2021 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो फॉर्म भरने से पहले किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, कौन सा चीज़ें आप लेकर फॉर्म फिल करना है उसके बारे में मैं बोलूँगा। फर्स्ट वन, SLC मार्क्स कार्ड चाहिए, नेम, फादर नेम, मदर नेम और उसका जो नंबर है वो चाहिए आपको। डेट ऑफ बर्थ तो जहाँ पे मार्क्स कार्ड में है वो फिल करने के लिए वो चाहिए। उसके बाद कैस्ट इनकम सर्टिफिकेट चाहिए डिटेल के साथ फिल करने के लिए। RD नंबर उसके ऊपर जो है वो भी वहाँ पे चाहिए। नेक्स्ट जो है 1 to 10th स्कूल या कॉलेजेस में आप पढ़े हैं उनके डिटेल्स चाहिए, एड्रेस, नेम, एड्रेस, वो डिटेल्स चाहिए आपको। उसके बाद अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट है तो आपका स्टूडेंट नंबर चाहिए। अगर आप रिपीटर है तो आपका PUC रजिस्टर नंबर और जो पहले लिखे हैं CET नंबर वो चाहिए। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, एक ईमेल ID ये चाहिए। आखिरी में फ़ोटोग्राफ चाहिए आपका जो स्कैन हो, उसके कम डिटेल्स हैं और पर्टिकुलर फ़ोटोग्राफ का स्कैन चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स चाहिए, उसका स्कैन कॉपी चाहिए और पेरेंट्स सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन का भी एक स्कैन का भी चाहिए। आपको सबसे पहले गूगल पे आना है। गूगल पे आकर KEA कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी टाइप करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक लिंक आएगा KEA होम, कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी का होम पेज पे जाएंगे। उसके बाद इस तरह से एक पेज खुलेगा। आप यहाँ पे बहुत सारे हैं, आपको इसमें जाना है एडमिशन्स प्रवेशा। बेहतर है आप इसको क्या करें, इंग्लिश कर लें। यहाँ पे एडमिशन पे जाएंगे। एडमिशन के अंदर UG CET 21 को जाएंगे। उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे और यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप पढ़ लिए तो बेहतर रहेगा। सिलेबस है, अगर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बुलेटिन है, एलिजिबिलिटी है, इसको जानना ज़रूरी है, एलिजिबिलिटी क्लाउज। उसके बाद आपको मेन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए यहाँ पे UG CET 21 ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाएंगे। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको एक और पेज आएगा जिसका लॉगिन पेज, जिसके अंदर लॉगिन करने में दो ऑप्शंस रहेंगे, एक लॉगिन रहेगा, एक न्यू यूज़र रहेगा। अगर आप ऑलरेडी इस साल अगर ऑलरेडी रजिस्टर करे हैं तो आप लॉगिन में जाएंगे। नहीं तो आप क्या है, न्यू यूज़र में जाएंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग न्यू यूज़र में ही जाएंगे, ऑलरेडी नहीं बना है तो आपको क्या है, न्यू यूज़र में जाएंगे। न्यू यूज़र में जाने के बाद यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन है और यूज़र मैनुअल है, ये अगर आप देख लेंगे तो बेहतर होता। तो आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन करते हो सबसे पहले वो आपको पूछ रहा है कि सिटीजनशिप ऑफ स्टूडेंट, तो जो स्टूडेंट है वो कहाँ के है पूछ रहा है। ऑलमोस्ट इंडियन होंगे, मैं इंडियन डाल देता हूँ। उसके बाद नीचे आ रहा है, आर यू स्टूडेंट ऑफ कर्नाटका सेकेंड PUC या CBSE या 12th स्टैंडर्ड 2021 बोल के आ रहा है। अगर आप इस साल PUC पढ़ रहे हैं या चल रहा है आपका, तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि यस। यहाँ पर दो ऑप्शंस रहेंगे, यस या नो बोल के, यस या नो बोल के। तो अगर आप इस साल सेकेंड PUC थे तो आपको यस लिखना पड़ेगा। नहीं आप रिपीटर है, ऑलरेडी गुज़िश्ता साल जो है आप सेकेंड PUC करे हैं, 12th क्लास करे हैं, तो आप यहाँ पे नो लिखना पड़ेगा। मैं पहले यस लिख के बताता हूँ, उसके बाद फिर दूसरी तरफ जाता है। आप यस लिखने के बाद 13 डिजिट का स्टूडेंट नंबर यहाँ पे लिखने की आपको ज़रूरत है। 13 डिजिट स्टूडेंट नंबर आप कहाँ से मिलता है, आप कॉलेज से ये स्टूडेंट नंबर हासिल कर सकते हैं अगर वहाँ से मिल सकता है, या नहीं तो आपको आपके 11th मार्क्स कार्ड के ऊपर भी ये नंबर लिखा हुआ रहता है। अब वो स्टूडेंट नंबर किस तरह रहता है, यहाँ पे 13 डिजिट का नंबर रहता है जिसमें सबसे पहले 2020 रहता है, 2020। उसके बाद दो अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, जैसे कि हो सकता है
AABBCC DD इस तरह से कुछ नंबर रहते, या RR KK इस तरह से नंबर रहते। उसके बाद और भी यहाँ पे 7 नंबर्स रहते। सो ये 7 नंबर्स, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया 2260918, इस तरह का एक नंबर आता है। जैसे ही आप नंबर डालेंगे, सो नंबर डाल के आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे सबमिट करेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या दे देता है, जो नंबर पे आप ऑलरेडी एडमिशन कराएं सेकेंड PU से, उनका नाम, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ इन्फॉर्मेशन दे देता है। वो अगर इन्फॉर्मेशन आप ही का है तो आप उसको कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते। सो नहीं, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप फिर से नंबर चेक करिए, आपका स्टूडेंट नंबर सही डाले हैं या नहीं डाले हैं बोलकर। अगर स्टूडेंट नंबर सही है तो डेफिनेटली आप ही का नाम वगैरह आता है। जस्ट आप उस इन्फॉर्मेशन को चेक कर लीजिए और आगे बढ़िए। सो यहाँ पे मैं नो बोल के लिख देता हूँ, रिपीटर हूँ। रिपीटर है तो ये स्टूडेंट नंबर का ऑप्शन आपको नहीं आता है। रिपीटर वालों को फिर से यही चीज़ आता है। सो ये ऑलरेडी जो स्टूडेंट नंबर डाले हैं फ्रेशर्स, उनको यही डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड करके आए रहते। ये जो डिटेल्स है, नेम, फादर नेम, मदर नेम और जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये ऑलरेडी फिल करा हुआ आया रहता है। अगर आप रिपीटर नहीं है तो ये नहीं फिल किया, तो आपको फिल करना पड़ेगा। तो जो लोग रिपीटर है, सो उनको क्या करेंगे, यहाँ पे आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखना पड़ेगा। सो वही नाम लिखेंगे जो आपके 10th के मार्क्स कार्ड में है, करेक्ट वही नाम लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपका फादर नेम लिखेंगे, सेम वही नाम जो मार्क्स कार्ड में है। तो मदर्स नेम भी वही नाम लिखेंगे जो आपके 10th के मार्क्स कार्ड में है। उसके बाद आप जेंडर लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, यहाँ पे जो 10th के मार्क्स कार्ड में है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। ये डिटेल्स फ्रेशर लोगों को ऑलरेडी फिल्ड आता है, ठीक है। सो सिर्फ चेक करके हमें आगे बढ़ना रहता है। सो जो फ्रेशर नहीं है, रिपीटर है, उनको फिल करने की ज़रूरत आती है। यहाँ पे नो लिख देंगे तो ये ऑप्शन आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे येस करेंगे तो ये ऑप्शन ऑलरेडी फिल्ड हुआ, ऑटोमेटिकली फिल्ड हुआ आता है। उसके बाद वर्किंग मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के लिए बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत यहाँ पे जानकारी देता है कि ये। सो मोबाइल नंबर क्या है, सबसे पहले वर्किंग होना चाहिए, जिसके ऊपर मैसेजेस आएंगे, आपको नोटिफिकेशन आएंगे, अपडेट्स आएंगे, इसके लिए वर्किंग होना चाहिए। और मोबाइल नंबर किसी और का ना दे, खुद का दे, अपना दे या आपके पेरेंट्स का दे। सो और मोबाइल नंबर बहुत दिनों तक यूज़ करने वाला हो। ऐसा ना हो कि 1 महीने के बाद निकाल दे रहे हैं उसको, फिर से रिचार्ज नहीं कर रहे, थोड़े दिन के लिए यूज़ कर रहे थे, ऐसा मोबाइल नंबर ना हो। वो मोबाइल नंबर हो जो कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं। बेहतर है, मेरा सजेशन है कि आप अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर दें, ताकि पूरे CET का ये जो प्रोसेस ख़त्म हो तब तक वो मोबाइल नंबर यूज़ हो सके, आपके पास रहे। उसके बाद ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी अगर नहीं है तो बनाइए, बनाकर डालिए, है तो वो भी आप यहाँ पे डालेंगे, उस पर भी नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे। और ये 2 इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो इसके ज़रिए भी आप फिर से पासवर्ड हासिल कर सकते हैं। सो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, इसीलिए ये ज़रूरी है। अगर आपका पासवर्ड खो गया या नहीं मालूम हो रहा है, आपका मोबाइल नंबर भी नहीं है, ईमेल आईडी भी नहीं है, तो आप अपना अकाउंट फिर से लॉगिन नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, कुछ भी इन्फॉर्मेशन फिल नहीं कर सकते। तब आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। आप फिर से बनाने के लिए आपका ऑलरेडी नंबर वहाँ पे सेव रहता है, फिर से एक और नंबर नहीं आता है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे यहाँ पे ज़रा ध्यान देना बेहतर है। उसके बाद पासवर्ड की तरफ आते हैं। पासवर्ड जो है 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। पासवर्ड जब भी लिखते हैं तो आपको ध्यान रहे, आपको लोअर केस यूज़ करना है या अपर केस या नंबर्स यूज़ करना है। उसके साथ साथ स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज़ करना है। सिर्फ नंबर नहीं रखेंगे, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स भी नहीं रखेंगे। आप क्या करेंगे, आप जो है इन सब का मिक्सचर 8 डिजिट वाला नंबर रख सकते हैं। 8 से ज़्यादा भी कैरेक्टर्स आप लिख सकते, लेकिन मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। मेरा सजेशन है कि पासवर्ड किस तरह हो। पासवर्ड ऐसा हो जैसे कि आपका नाम है, नाम के पहले के 3 या 4 या 5 लेटर यूज़ करें, जितने भी आपके नाम के पहले इसमें मिलते हैं। जैसे कि मैं यूज़ कर सकता हूँ, अगर मेरा नाम सैयद है तो सैयद SYED लिखता हूँ, SYED, उसमें कैपिटल S लिखता हूँ, उसके बाद YED स्मॉल लेटर्स लिखता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है उसके अंदर से ईयर ऑफ बर्थ ले लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ईयर ऑफ बर्थ है
2003 वो ले लेता हूँ, SYED 2003 या 2004 या 2002, जो भी आपका है आप ले सकते हैं या दूसरा कुछ भी कर सकते हैं। अब उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए इस पासवर्ड में, जैसा कि #, इस तरह का कोई एक भी आप यूज़ करना है, तो आप कोई एक इनमें से एक कैरेक्टर को लेकर आपका पासवर्ड बना सकते हैं। ओके, सो जिसमें नंबर्स भी आना है और अल्फ़ाबेट्स भी आना है, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आना है। तो आप अपने हिसाब से पासवर्ड बनाइए, वो पासवर्ड याद रखिए, याद रखने वाला पासवर्ड बनाइए, और अगर बेहतर है हो सकता है तो लिख कर रखिए, ताकि फिर से आपको ओपन करने में, अपडेट करने में इंफॉर्मेशन मिले। सो कहीं आप साइबर सेंटर पे जाते हैं, वो बना के आपको दे देता है, आप आते हैं, फिर से कुछ एडिट करना है, कुछ अपडेट करना है, तो आपको कुछ नहीं मालूम रहता। ऐसा नहीं, आप खुद ये पासवर्ड वगैरह बनाइए, आप ये पासवर्ड वगैरह क्या है याद रखिए। उन्होंने साइबर सेंटर वाले ही खुद बनाकर दे देते हैं, आपको उसका कुछ इल्म नहीं रहता है, बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो ध्यान रहे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड, इनमें इनको गौर से करिए। आपको कोई फॉर्म भरने में, नेक्स्ट टाइम फॉर्म भरने में या ओपन करने में प्रॉब्लम ना हो। सो यहाँ पे देखिए, ये 3 के बाद आपको फिर री एंटर पासवर्ड, वही पासवर्ड फिर से एंटर करना है। उसके बाद आएगा एक सीक्रेट क्वेश्चन। सो आपको पहले क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज़ योर मदर नेम, व्हीकल नंबर, योर प्लेस ऑफ बर्थ, फेवरेट कलर, फेवरेट फूड, जो भी है आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं व्हीकल नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आंसर लिखना है। सो जो भी आंसर आप उस क्वेश्चन लिख के आंसर लिखेंगे, वो क्या है उसमें फील्ड रहेगा। अगर आपके पास कोई, आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से आप ओपन नहीं कर सक रहे, अगर आपका पासवर्ड भी नहीं ओपन हो रहा है, तो आप सीक्रेट क्वेश्चन के ज़रिए भी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सीक्रेट क्वेश्चन लिख के आंसर जो लिख रहे हैं वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। आंसर ऐसा रहे जो आपको याद रहता, या आंसर ऐसा रहे जो आप हमेशा भूल नहीं सकते स्पेलिंग के साथ, उस तरह का आंसर आपको लिखना है। सो ये होगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो कोड है वो यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद आप अगर रजिस्टर बटन दबा देंगे तो आपका रजिस्टर होगा। आपके मोबाइल नंबर पे एक नंबर, एप्लीकेशन नंबर भी आ जाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर ये है बोलकर। तो पहले रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन पेज पे जाना पड़ेगा। सो लेकिन लॉगिन पेज पे क्या होगा, सो यहाँ पे फिर से मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर आता हूँ। आप रजिस्टर कर दिए, आपको कुछ नंबर आएगा, फॉर्म भरा हुआ एक नंबर आएगा। सो वो नंबर को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे फिर से हम कैंडिडेट लॉगिन का है, हम अब रजिस्टर किए हैं, अब क्या है हम लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप यूज़र एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। मैं एक नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। उसके बाद ये जो नीचे दिया हुआ जैसा है वैसा आप लिखेंगे। उसके बाद लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करें हैं, यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखने में वगैरह में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं केयरफुली एंटर करें, ताकि आपके फॉर्म भरने में प्रॉब्लम ना हो। सो अभी लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे लेफ़्ट साइड आपका नेम बताएगा, आपका नंबर बताएगा। अब यहाँ पे आपको इतने डिटेल्स भरना है। जनरल डिटेल्स भरना है, उसके बाद में एकेडमिक डिटेल्स भरना है, रिजर्वेशन, स्टडी डिटेल्स, फ़ोटो, डिक्लेरेशन, पेमेंट्स, आखिरी में आपको आता है एप्लीकेशन। लेफ़्ट साइड आप देख रहे हैं इतने सारे डिटेल्स। सो पहले जनरल डिटेल्स भरूँगा। कैंडिडेट्स नेम, फादर नेम, मदर नेम ऑलरेडी अगर आप वहाँ पे भरे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ भी आप ऑलरेडी भरें, जेंडर, मोबाइल नंबर ये सभी भरें। नेशनलिटी इंडियन ऑलरेडी जो भरे हैं वो आएगा। एंटर करेक्ट पोस्टल एड्रेस, आपको एड्रेस भरना है, यहाँ पे एड्रेस लिखना है। सो उसके बाद में स्टेट सेलेक्ट करना है, ऑलरेडी यहाँ पे आएंगे उसमें से। आप डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। आपका तालुक जो है वो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सो इसी में ऑलरेडी आता है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट्स के लिस्ट आते हैं, उसमें से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद
ताल्लुक के लिस्ट आते हैं उसमें से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड आता है, आप पिन कोड लिखना है, जो आपका पिन कोड है वो आप लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ रहा है, हैव यू अपीयर्ड फॉर CET नीट एग्ज़ाम्स बिफोर 2021, इससे पहले भी क्या आप लिखे हैं, तो आता है। यहाँ पे अगर आप हाँ लिखे हैं यस करके बोलने पे आपको क्या आएगा, एंटर CET एडमिशन टिकट नंबर, मतलब जो लास्ट ईयर लिखे थे उसका आप CET नंबर यहाँ पे एंटर करना है, और कब कौन सा साल आप लिखे हैं, 2019 में लिखे हैं या 20 में लिखे हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आप ये डिटेल्स भी आपके साथ लेकर बैठें जब आप ये फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। अगर आप CET इससे पहले नहीं लिखे, आप फ्रेशर है तो नो बोलेंगे, नो बोलने पे यहाँ पे भी कुछ और ऑप्शंस नहीं आएंगे। यस बोलने पे आपको ये नंबर वाला फॉर्म आएगा, अगर नो बोलेंगे तो कोई आपको नहीं आएगा। नेक्स्ट, हैव यू ऑब्टेन्ड एनी सीट्स, अगर आप सीट लिए हैं तो नो, यस करने, अगर सीट आप लिए हैं यस, यहाँ पे नो करें, यहाँ पे यस हो ही ना सकता। अगर यहाँ पे यस है, एग्ज़ाम लिखे हैं, आप सीट लिए हैं आता है, इसीलिए नो आ रहा है। सो अगर यहाँ पे नो है तो यहाँ पे भी आपको क्या होगा, नो होगा। सो आप कोई सीट नहीं लिए, नो, क्योंकि ऑलरेडी सीट अगर लिए हैं तो यहाँ पे आपको मिलने के चांसेस नहीं रहते, इसीलिए क्या है इस तरह का ऑप्शन वो दिए। सो ये दोनों केयरफुल, बाकी का सब यहाँ पे इस पेज के अंदर बाकी का सब जो डिटेल्स है वो ऑलरेडी रहेगा। आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुक, उसके बाद आपको CET एग्ज़ाम लिखे हैं, सीट लिए हैं यानी ये लिखना है। उसके आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या नेक्स्ट पेज, लेफ़्ट साइड सेव है, राइट साइड नेक्स्ट पेज है, आप नेक्स्ट पेज पे भी जा सकते हैं। ये जनरल इन्फॉर्मेशन थे, जनरल डिटेल्स थे। उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स आएंगे। सो एकेडमिक डिटेल्स को भी केयरफुली आपको भरना है। सो एकेडमिक डिटेल्स में सबसे पहले आ रहा है कोटा अंडर विच यू आर अप्लाइंग फॉर, किस में आप अप्लाई कर रहे हैं, कर्नाटका, नॉन कर्नाटका, NRI। ऑलमोस्ट कर्नाटका कोटा में अपीयर करते हैं तो मैं यहाँ पे कर्नाटका बोल के लिख दिया। सेलेक्ट एलिजिबिलिटी क्लॉज कोड, तो यहाँ पे क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर है। ये अगर आप पहले ही सेलेक्ट कर लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, जिसके अंदर ABCD इस तरह के कोड आते हैं, बहुत सारे कोड है यहाँ पे। ये कोड कैसे मालूम करें हमारा कोड क्या है, तो इसी के नीचे एक और चीज़ दे दिया है, क्लिक हियर नो योर एलिजिबिलिटी क्लॉज कोड। तो क्लॉजेस जो है उसका आपका कहीं में आता है, उसको जानने के लिए यहाँ पे आपको एक और पेज PDF आ जाएगा। सो उनको ध्यान से पढ़ेंगे आप, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। एलिजिबिलिटी क्लॉज ए के अंदर क्या क्या अगर है आपके, तो ये ए के अंदर आते हैं, जैसे कि कैस्ट हो, बहुत सारी चीज़ें आते हैं। कल्याण कर्नाटका वाले हो सकते हैं, कैस्ट हो सकते हैं, जम्मू कश्मीर वाले हो सकते हैं, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए टाइम लगेगा। बेहतर है अगर आप फॉर्म भरने से पहले ही ये अगर आप पढ़ लेकर इसको सेलेक्ट कर जाएंगे तो क्या है आपके लिए बेहतर होगा। स्टडीड पास्ड इन वन और मोर गवर्नमेंट कर्नाटका रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कर्नाटका, मिनिमम पीरियड ऑफ 7 एकेडमिक ईयर्स, और उसके बाद 7 ईयर्स यहाँ पे पढ़ना है। एंट्रेंस टेस्ट जो है वो एंट्रेंस टेस्ट हेल्ड मस्ट हैव अपीयर्ड एंड पास्ड SLC PUC लिख कर पास हुए होंगे। इन केस ऑफ कैंडिडेट्स हु हैड टेकन मोर देन 1 ईयर टू पास क्लास और स्टैंडर्ड द ईयर्स ऑफ स्टडी इज काउंटेड एज 1 ईयर। एक से ज़्यादा साल अगर आप पढ़े हैं तो वो एक ही साल में काउंट करेंगे। सो जब भी अगर आप A लेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना है, उससे वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है तो तभी जाकर आप क्या करेंगे, इसको A बोल के सेलेक्ट करेंगे। 1 to 10th मार्क्स कार्ड होने चाहिए, सेकेंड ईयर 12th मार्क्स कार्ड होना चाहिए, उसके बाद स्टडी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद रूरल कोटा अगर आप क्लेम कर रहे हैं इसके अंदर तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये डालेंगे रूरल कोटा। अगर आप रूरल कोटा वाले नहीं हैं तो फिर आप दूसरा ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं, BCD, इस तरह आप बेहतर है ये पूरा पढ़े। यहाँ पे मैं पूरा पढ़ के बोल नहीं सकता, तो आप क्या करें, सेलेक्ट करें कि ये है या B है, C है। इस तरह ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में ही आपके मिल जाते हैं, मालूम हो जाता है, तो उसको सेलेक्ट करके आप हो सका तो डॉक्यूमेंट्स भी देख लीजिए। अगर वो डॉक्यूमेंट्स है तो वही क्या है आप डालनी चाहिए, अगर नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट्स अगर आप नहीं
यूज़ करेंगे तो बेहतर रहेंगे, अगर आप वो कोड नहीं यूज़ करेंगे तो बेहतर होता। तो आपको जो कोड यहाँ पे सेलेक्ट होता है वो आप डालना है, केयरफुली उसको डालिए। मैं यहाँ पे ए बोल के डाल दिया, सो ऐसे ही ए बोल के डाला हूँ। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप केयरफुली करना चाहिए। हैव यू स्टडीड एसएलसी स्टैंडर्ड इन कर्नाटका? एसएलसी अगर कर्नाटका में पढ़े हैं तो यस, ओके, नहीं पढ़े हैं तो नो डालेंगे। अपेयरिंग अटेंडिंग बोर्ड एग्जाम, 12th का आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं, यस। अब आप फ्रेशर है तो यहाँ पे यस लिखेंगे। कर्नाटका में लिख रहे हैं तो यस, नहीं कर्नाटका के बाहर लिख रहे हैं तो नो। लिख रहे हैं आप लेकिन कर्नाटका में लिख रहे हैं या बाहर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कर्नाटका में लिख रहे हैं तो यस बोल के आएगा। सो टोटल नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ स्टडी इन कर्नाटका, आप कर्नाटका में अब तक 12 क्लास पढ़े हैं, 12 सालों में से कितने साल कर्नाटका में पढ़े हैं। सो 6 साल, 7 साल, 8 साल, इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे आता है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। मैं 12 पूरे 12 साल भी कर्नाटका में पढ़ा हूँ बोल के डाला। उसके बाद सेलेक्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बोर्ड, आप जो ये सीईटी लिख रहे हैं किस बोर्ड से पास होकर सेलेक्ट हुए हैं। तो कर्नाटका सेकेंड पीयूसी बोर्ड, कर्नाटका सीबीएसई, आईसीएसई, आउटसाइड कर्नाटका 10+12 और भी दूसरे ऑप्शंस है। ऑलमोस्ट ऑल कर्नाटका सेकेंड पीयू बोर्ड रहेगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज से भी मिलेगी, आपको मालूम होगा, अगर नहीं है तो कॉलेज से इस इन्फॉर्मेशन को पहले ले लीजिए। सो ऑलमोस्ट लोगों के कर्नाटका सेकेंड पीयू बोर्ड रहेंगे। उसके बाद आएंगे सेलेक्ट कॉलेज कैटेगरी, कॉलेज कैटेगरी एडेड है या गवर्नमेंट है या अदर कॉलेज अनएडेड है, ये आपको कॉलेज से ही मालूम करना पड़ेगा। अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो आप उसको करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस से थोड़े एडेड कॉलेजेस रहेंगे, और बाकी के जितने भी आप प्राइवेट बोलते हैं वो सभी अनएडेड कॉलेजेस में आएंगे। तो इसको आप फिल करेंगे। मैं यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज बोल के फिल करा। सो अपेयरिंग सेकेंड पीयूसी एग्ज़ाम, स्टेट वेयर, आप कहाँ पे एग्ज़ाम लिखना चाह रहे, किस स्टेट में, तो आप डेफिनेटली कर्नाटका में ही लिखना चाहेंगे, तो ये आप कर्नाटका। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेकेंड पीयूसी, आप सेकेंड पीयूसी जो पढ़े हैं उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आप कोई आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डाल दीजिए। मैं एक डिस्ट्रिक्ट डाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे आएगा कि आर यू अपेयरिंग फॉर कर्नाटका सेकेंड पीयूसी एनुअल एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन को अपेयर कर रहे। सो यहाँ पे यस या नो दो ऑप्शन आ रहे। ऑलरेडी आप क्या है, अगर पास है तो यहाँ पे नो बोल के आता है, अगर नहीं पास है तो आप यहाँ पे यस बोल के आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये लिखने के बाद पीयू स्टूडेंट नंबर, रोल नंबर। सो ऑलरेडी जो पास हुए हैं उनके लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है कि यहाँ पे नंबर लिखें। मैं ऐसे ही एक नंबर डाल दिया हूँ। कोई आपका रोल नंबर, पीयूसी का रोल नंबर या रजिस्टर नंबर जो है वो यहाँ पे डालेंगे, जो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, करेक्ट लिखिए। उसके बाद आप किस ईयर में पास हुए हैं वो यहाँ पे मैं लिखूँगा। सो एक्चुअली मैं सेलेक्ट किया हूँ इस फॉर्म में कि मैं फ्रेशर नहीं हूँ बोल के सेलेक्ट किया हूँ, रिपीटर बोल के, तो इसीलिए क्या है ये ऑप्शंस आ रहे। अगर आप फ्रेशर्स है बोले तो इतने पूरे ऑप्शंस नहीं आते, तो यहाँ पे ऑलरेडी पास बोल के आने के वजह से यहाँ पे ये ऑप्शंस आ रहे। तो स्टूडेंट नंबर, रजिस्टर नंबर, स्टूडेंट नंबर या रजिस्टर नंबर 12 का लिखूँगा। उसके बाद एंटर द ईयर ऑफ पासिंग, किस साल आप पास हुए हैं, 19 में, 18 में, 20 में, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। सो उसके साथ साथ आपका एसएलसी मार्क्स कार्ड का जो रजिस्टर नंबर है वो भी यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको केयरफुली ये 3-4 इन्फॉर्मेशन भरना है। उसके बाद आपको जाना है एग्ज़ाम सेंटर यू विश टू अपीयर, आप एग्ज़ाम कहाँ पे लिखना चाह रहे हैं। फर्स्ट प्रियोरिटी जो है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सो यहाँ पे जितने भी लिस्ट में आ रहे हैं वही आप सेलेक्ट कर सकेंगे, आपको जो आ रहा वो सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, जो ऑलरेडी यहाँ लिस्ट में है उसी को क्या करेंगे आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट प्रियोरिटी। सो आपका जो नियरर है वो सेलेक्ट करिए। मैं यहाँ पे बेंगलुरु सेलेक्ट किया हूँ। आपको जो भी नियरर आता है और इस ऑप्शन में होना चाहिए उसी को एज ए एग्ज़ाम सेंटर फर्स्ट प्रायोरिटी सेलेक्ट करिए, ओके। अगर थोड़ा बहुत दूर भी है तो उसको सेलेक्ट करिए। सो मेरा एक सजेशन है कि बड़े सिटीज़ जैसे सब लोग वहीं पे सेलेक्ट करते हैं वो सेलेक्ट ना करें, आपके करीब का सेलेक्ट करें, ताकि होता क्या है बहुत सारे लोग वहीं पे अप्लाई करने से आपको फिर दूसरे प्लेस पे डालने के चांसेस रहते। इसीलिए क्या है आप क्या है छोटा ही गांव सेलेक्ट करें,
जहाँ पे क्या है आप इजीली आसानी से पहुँच सकते। मैं यहाँ पे बेंगलुरु सेलेक्ट किया हूँ। उसके बाद सेलेक्ट द प्लेस टू अपीयर फॉर CET सेकेंड प्रियोरिटी। अगर आपको फर्स्ट प्रियोरिटी में नहीं मिला, फर्स्ट जो प्रियोरिटी दिए थे आप उसमें अगर नहीं मिला, तो आपको कहाँ पे सेंटर देना है ये सेकेंड प्रियोरिटी में डाल रहे हैं। आपका फर्स्ट प्रियोरिटी जो है वही फाइनल रहेगा। अगर उस वक्त पे अगर नहीं मिल सके, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे हो सके, तो आपको फिर से कहाँ पर डालना, ये सेकेंड प्रियोरिटी है। आप ये भी जो नियरर है उसको आप सेलेक्ट करो। मैं कोई एक गांव सेलेक्ट किया हूँ जो इस लिस्ट में आ रहा है। सो आपका गांव इस लिस्ट में है तो वो ही आपको फिल करना पड़ेगा। आप केयरफुली देखिए, बहुत सारे गांव है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, थोड़े तालुक प्लेस भी इसमें है। सो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आर यू एलिजिबल टू क्लेम रिजर्वेशन अंडर एग्रीकल्चर कोटा। तो आप क्या करें, एग्रीकल्चर आपके खेत वगैरह है, आप एग्रीकल्चर कोटा में इसको लेना चाह रहे, तो उन लोगों के लिए यस आएगा, या नहीं बोले तो आप नो करेंगे। सो अगर आपके कोई खेत वगैरह नहीं है तो आप क्या है, नो करेंगे। अगर यस करने पे उसके बारे में और भी प्लेस टू अपीयर एग्रीकल्चर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बोल के आ रहा है। अगर आप नहीं हैं, ऑलमोस्ट लोग नहीं बोल के डालते हैं, तो नो बोल के सेलेक्ट करके आप इसको सेव करेंगे, या नहीं तो क्या करेंगे, सेव करके नेक्स्ट पेज को इसको जा सकते। ये पेज था एकेडमिक डिटेल्स। आप यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद आपको नेक्स्ट आता है रिजर्वेशन डिटेल्स। थर्ड पेज पे हम रिजर्वेशन डिटेल्स। रिजर्वेशन डिटेल्स में आपको लिखना है रिलीजन क्या है। सबसे पहले यहाँ पे ऑलरेडी जो है उन्हीं में से सेलेक्ट करना है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, इनमें से सेलेक्ट करना है। मैं एक सेलेक्ट किया हूँ मुस्लिम बोल के। उसके बाद नेम ऑफ द कास्ट मेंशनड इन इनकम कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट इनकम सर्टिफिकेट, वहाँ पे जो भी आपका कास्ट मेंशन किया है वही कास्ट यहाँ पे लिखिए। सो मैं ऐसे ही एक कास्ट बोल के लिखा हूँ, तो आप जो भी कास्ट आपके सर्टिफिकेट में है वो लिखिए। उसके बाद एनुअल इनकम, आपको आपके कास्ट इनकम सर्टिफिकेट में कास्ट एंड इनकम सर्टिफिकेट में इनकम रहेगा, वो आप लिखिए। जो भी डिजिट है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50,000, इस तरह का अलग अलग आता है। सो 8 लाख तक अगर आपका इनकम रहेगा तो आपको इस रिजर्वेशन के अंदर आएगा। सो 8 लाख अबव आए तो आप रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आएंगे, इसीलिए आप उसका ध्यान रखिए और देखिए। जो भी आपके सर्टिफिकेट में है वही डालना है, आपको जैसे है वैसे नहीं डालना है। सर्टिफिकेट डिटेल्स आपको देना है ना, तो जो भी डिटेल्स आपके सर्टिफिकेट में वही यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद सेलेक्ट योर एलिजिबल रिजर्वेशन कैटेगरी एज मेंशन्ड इन कास्ट और कास्ट इनकम सर्टिफिकेट। जो भी आपके कास्ट इनकम सर्टिफिकेट में दिए गए जो चीज़ें हैं उनमें से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए रिलीजन सेलेक्ट किए, उसके बाद यहाँ पर लिखना था आपका जो नेम ऑफ द कास्ट लिखना था। अभी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि SC ST कैटेगरी 1, कैटेगरी 2A 2B 3A 3B, जनरल मेरिट GM। तो इनमें से एक आपको सेलेक्ट करना। मैं एक सेलेक्ट किया हूँ, आपका जो है वो सेलेक्ट करिए। अभी यहाँ पर आपको जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट का RD नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट का RD नंबर, ओनली कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST कैटेगरी 1 ओनली, उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट का RD नंबर जो आपको तहसील ऑफिस से आप हासिल करते हैं उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है एंटर इनकम सर्टिफिकेट RD नंबर, इनकम सर्टिफिकेट का RD नंबर आपको लिखना है। ओके, सो कास्ट इनकम रहेगा या नहीं तो सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, तो उसके हिसाब से लिखना है। इसमें से कोई ऑप्शनल है, आप इसको कोई लिख सकते या नहीं भी लिख सकते, ज़रूरी नहीं, इसके बगैर फॉर्म फिल हो जाता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट SC ST कैटेगरी 1 लोग लिखेंगे, दूसरे जो लोग हैं 2A 2B 3A उन्होंने क्या लिखेंगे, यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट का RD नंबर लिखेंगे। ओके, ये दोनों में से एक लिख सकते, ये दोनों भी लिखने पे कुछ प्रॉब्लम नहीं, फॉर्म आपका फिल हो जाएगा। अगर दो भी नहीं लिखे तो भी आपका फॉर्म फिल होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो ही लिखें तो बेहतर है। डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी होनी चाहिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद आपका मदर लैंग्वेज जो है वो आपको लिखना है यहाँ पे। जो TC के अंदर रहता है, आपके 10th TC की में वो मौजूद रहता है, लिखा हुआ रहता है, तो वो देख के ही बेहतर है वो लिखें। सो यहाँ पे ऑप्शंस हैं लैंग्वेजेस के, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, तुलु, उर्दू, मराठी, गुजराती, हिंदी, इस तरह के बहुत सारे हैं। मैं एक सेलेक्ट किया, आप आपका मदर जो लैंग्वेज है वो सेलेक्ट करिए।
उसके बाद आर यू एलिजिबल टू क्लेम कल्याण कर्नाटका, HK जो बोलते थे 371J, वो KK कल्याण कर्नाटका है। अगर आप क्या उसमें रिजर्वेशन लेना चाह रहे हैं तो यस, नहीं लेना चाह रहे हैं तो नो। सो आप उसकी सर्टिफिकेट अगर है तो बेहतर रहता है। यहाँ पे देखिए यस मार देने पे उसका RD नंबर पूछ रहा है, आपको RD नंबर यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। ऑप्शनल है लेकिन लिखना है। ऑप्शनल मतलब आप नहीं लिखेंगे तो भी यह फॉर्म भर जाएगा, हो जाएगा, कंप्लीट होगा, लेकिन आपको चाहिए जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के वक्त तो ये आपको चाहिए, इसीलिए यहाँ पे RD नंबर पूछ रहा है। तो आप डॉक्यूमेंट लेके ही इसको फिल करें तो बेहतर है। आर्टिकल 371J अगर यस है तो यहाँ पे RD नंबर पूछेगा, अगर नो है तो यहाँ पे RD नंबर नहीं आएगा। सो आपका जो है वो आप यहाँ पे भरेंगे। हैव यू स्टूडेंट इन रूरल, अगर आप रूरल में पढ़े हैं, 1 to 10 पढ़ना है रूरल की लिस्ट अलग आती है। अगर आप 10 साल के अंदर 1 साल भी अगर आप अर्बन में पढ़े तो आप ये जो रिजर्वेशन है, रूरल का जो रिजर्वेशन है वो आप नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप नो करिए। अगर आप 1 to 10 रूरल में पढ़े हैं तो आप क्या करिए, यस करिए। उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो होना चाहिए आपके पास, तभी जाकर ये जो कोटा है आपको मिलेगा। तो चुप ऐसे ही फिल करना, सिर्फ फिल करना नहीं है, डॉक्यूमेंट्स के साथ फिल करना है। डॉक्यूमेंट्स है तो ही फिल करना है। तो रूरल एरिया यहाँ पे मैं नो कर रहा हूँ। उसके बाद स्टडीड इन कर्नाटका मीडियम फ्रॉम 1 to 10th। सो 1 से 10 क्लास तक आप कन्नड़ा मीडियम पढ़े हैं या नहीं है, उसका कोटा रहेगा। तो 1 to 10th अगर कन्नड़ा मीडियम पढ़े हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यस करेंगे। नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर यस करे हैं तो आपके पास 1 to 10th कन्नड़ा मीडियम पढ़ने वाले डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। कन्नड़ा माध्यम बोल के एक सर्टिफिकेट आती है, उस वो डॉक्यूमेंट अगर है तो ही ये आप करेंगे। यहाँ पे कुछ नंबर वगैरह नहीं रहता है इसलिए नहीं पूछा, लेकिन डॉक्यूमेंट है तो ही आप यस करिए। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, बना सकते हैं तो लिखिए, लेकिन जल्द से जल्द उसको बनाइए। नहीं तो अगर आप नहीं पढ़े कन्नड़ा मीडियम तो यहाँ पे सीधे से नो कर दीजिए। आर यू ए सन डॉटर ऑफ जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स, अगर है तो यहाँ पे यस करिए। जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स के आपके पेरेंट्स है तो यहाँ पे यस करिए, नहीं तो नो करिए। ठीक है, मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। सो आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे राइट साइड में सेलेक्ट एलिजिबल स्पेशल कैटेगरी रिजर्वेशन, बहुत सारे स्पेशल कैटेगरीज आते हैं। सो उसको हमें यहाँ पे टिक करना है, जैसे NCC, स्पोर्ट्स, स्काउट्स, गाइड्स, डिफेंस, एक्स डिफेंस, PH, और भी दूसरे क्या है, आर्म पुलिस, एक्स सेंट्रल आर्म पुलिस वगैरह ऑप्शंस आए हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक करना है। अगर NCC है, NCC के आप करें, NCC सर्टिफिकेट है तो ही ये टिक करिए। स्पोर्ट्स कैटेगरी में है आप, स्पोर्ट्स के आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो यहाँ पे टिक करेंगे। स्काउट्स गाइड्स में है, टिक करेंगे। नहीं है तो इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ कुछ भी स्पेशल जो है कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं है। सो यहाँ पे पहले इसके अंदर आ रहा है आपका कैस्ट का रिजर्वेशन आ रहा है, उसके बाद हैदराबाद कर्नाटका या कल्याण कर्नाटका रिजर्वेशन आ रहा है, वो है या नहीं है आप। उसके बाद रूरल आ रहा है, वो है या नहीं है। कन्नड़ा मीडियम वो है या नहीं है। जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स वो है या नहीं है। उसके बाद स्पेशल रिजर्वेशन, इतनी चीज़ें यहाँ पे आता है, ये भी आपके लिए केयरफुली आपको लिखना है। उसके बाद अप्लीकेबल ओनली फॉर मेडिकल एंड डेंटल के लिए जो भी लिख रहे हैं उनके लिए यहाँ पे आपको फिल करना है। आर यू क्लेमिंग रिलीजियस माइनॉरिटी कोटा, क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कोटा में क्लेम करना चाह रहे हैं, यस या नो। अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी कोटा में क्लेम करना चाह रहे हैं तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, 2B डालने की वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनॉरिटी कोटा यस बोल के ऑटोमेटिकली आ रहा है। अगर आप नो भी करेंगे तो वो यस में आ जा रहा है। ओके, उसके बाद आर यू क्लेमिंग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कोटा ओनली दोज हु हैव स्टडीड 10 फुल एकेडमिक ईयर्स इन कर्नाटका फर्स्ट। तो इसमें ऑलमोस्ट लोग नहीं बोल के डालते हैं। अगर आप इसमें लेना चाह रहे हैं तो यस डालिए, नहीं तो नो डालिए। मैं यहाँ पे नो डाला हूँ। आर यू वार्ड ऑफ NRI है या नहीं है, नो। आप ऑलरेडी वहाँ पे क्या है, सिटीजनशिप में आप लिखे हैं इंडियन, तो यहाँ पे नो ऑटोमेटिकली आएगा। आप यस लिख के तो नेम ऑफ द NRI गार्डियन, NRI रिलेशनशिप क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, उनका पेरेंट्स का गार्डियन का सिटीजनशिप क्या है, पान नंबर वगैरह डिटेल्स आ रहे हैं। तो आपके जो पेरेंट्स वगैरह NRI नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप नो लिख देंगे। नो
लिख दिए, इतने डिटेल्स आप यहाँ पे भरे हैं, ये रिजर्वेशन के डिटेल्स हैं, केयरफुली इसको भरें। उसके बाद सेव करके नेक्स्ट पेज पे जाइए। सो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में जाऊँगा, नेक्स्ट पेज में हमें आएगा स्टडी डिटेल्स। स्टडी डिटेल्स के लिए आपको क्या है, आप 1 to 12 स्टैंडर्ड कहाँ कहाँ से पढ़े हैं उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी होना चाहिए। मैं ऐसे ही यहाँ पर भरा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ दी स्कूल, आपको क्या करना है, स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना नहीं है, लिखना है। आप उसका स्कूल का नेम लिखेंगे, उसके बाद कहाँ पे आता है एरिया लिख के आपका वो प्लेस लिख देंगे। प्लेस लिख के क्या है, अगर पिन कोड है तो पिन कोड डालेंगे, छोटा सा बॉक्स में वो लिख देंगे। ये पहले कौन सा क्लास वहाँ पे पढ़े हैं, क्लास 1, तो 1 यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के लिए इस तरह से आता है। अगर यहाँ पे लिख दिए, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ ऐसे ही लिखा हूँ। उसके बाद सेलेक्ट कर रहा हूँ कौन सा क्लास, फर्स्ट स्टैंडर्ड कर रहा हूँ। कौन सा ईयर में आप पढ़े हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। स्टार्टिंग ईयर जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 2004 से 2005 तक, 2004 से 2005 तक मैं क्या है फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ा हूँ। अगर आप यहाँ सेव बटन दबा देंगे तो ये आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड का सेव हो जाएगा। ओके, सो इसी तरह हमें लिखना है 1 to 12 स्टैंडर्ड पूरे लिखना है। अब यहाँ पर रिपीट नहीं आता, 1 to 5th हमें एक ही जगह पढ़े हैं, तो कैसे करना है, तो आपको हर बार क्या है सेम कॉपी करिए, एक और बार लिखिए, सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते जाइए, ईयर चेंज होता है ईयर लिखते जाइए। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग ऑटोमेटिकली खुद ब खुद 2004 से 5, मतलब यहाँ पे 5 बोल के खुद आ जाता, वो आप क्या है लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल लिखना है, क्लास स्टडीड को सेलेक्ट करना है, ईयर स्टडी फ्रॉम, ईयर स्टडी टू को सेलेक्ट करना है। आप उसमें ऑप्शंस में ही सेलेक्ट करके आप ऑटोमेटिकली ईयर ऑफ पासिंग आ जाता है, सेव करना है। सो इसी तरह आप 12 क्लासेस के भी सेव करना है। ओके, 1 to 12 पूरे 1 by 1 करना है। मैं यहाँ पे थोड़े किया हूँ, थोड़े नहीं किया हूँ। सो वॉट एवर यहाँ पे 1 3 4 5 6 इस तरह पूरे ऑटोमेटिकली ईयर वाइज जो है यहाँ पे सेट होके आ जाएंगे। ये स्टडी डिटेल्स है, इसको भी केयरफुली करिए। इसके लिए थोड़े डिटेल्स आपको लेके जाना है। आपको 1 to 5th कहाँ से पढ़े हैं वो लिख लेकर जाइए, या 6 7 8 9 10 ये कहाँ से पढ़े हैं उस स्कूल का नेम लिख लेकर जाइए। फॉर्म भरने के लिए लिख के अगर फॉर्म भरेंगे तो ये आपको आसानी होगा। और कौन सा ईयर से कौन सा ईयर को करें हैं वो भी आप फिल करते जाइए। ये सभी ईयर्स मैच होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई 1 साल 2 क्लासेस पढ़े, वो पॉसिबल नहीं है, वो यहाँ पे नहीं लेता। तो इसीलिए क्या है क्लियरफुली आप एंटर करते जाइए। उसके बाद यहाँ पे अगर ये पूरा 12th स्टैंडर्ड तक अगर हो गया बोले तो क्या करिए, नेक्स्ट पेज को चले जाइए। अगर इसमें कुछ भी लिखिए फिर से कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे एडिट ऑप्शन है, नहीं हमें निकाल कर फिर से लिखना है तो डिलीट ऑप्शन भी है, आप कुछ भी यहाँ पर सभी क्लासेस आप लिखने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज जाएंगे। सो नेक्स्ट पेज प्रेस करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज प्रेस करें तो फ़ोटो डिटेल्स क्या आएगा। तो मैं नेक्स्ट पेज के अंदर जा रहा हूँ। नेक्स्ट पेज में जाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपको 3 चीज़ों का आपको भरना है। एक है आपका कैंडिडेट का फ़ोटो, दूसरा है आपका फुल सिग्नेचर, उसका फ़ोटो जो है अपलोड करनी चाहिए स्कैन करके, और तीसरा आपके पेरेंट्स या गार्डियन का सिग्नेचर, फुल सिग्नेचर, या अगर सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं तो लेफ़्ट हैंड थंब। ये 3 चीज़ों को आप यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा। इसको स्कैन करना पड़ेगा, स्कैन करके अपडेट करना पड़ेगा। इसका साइज़ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले जो है स्कैन इमेजेस फोटोग्राफी फुल सिग्नेचर शुड बी इन JPG एंड JPEG फॉर्मेट ओनली, इसी फॉर्मेट में आपको इसको करना है। उसके बाद कैंडिडेट्स जो फ़ोटो है वो 5 KB से भी कम ना रहें और 40 KB से 5 KB से ज़्यादा रहें और 40 KB से भी कम रहे। 40 KB से ज़्यादा उसका डाटा ना रहे। और उसका डायमेंशंस भी दिया है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। ये इतना सेट करके अगर आप ऑलरेडी रख देंगे तो क्या होगा, आपको ये लिखने में क्या है आपको आसानी होगी ये अपलोड करने में, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए क्या करेंगे, आप ऑलरेडी पहले ही सेलेक्ट करके रखेंगे तो अपडेट कर सकते हैं। साइबर कैफ़े वालों को ऑलरेडी ये सब
जो है प्रैक्टिस रहता है उनके पास अगर आप जाके कर लेकर आए तो आसान होता है, या आप भी कर सकते हैं, बट ये डायमेंशंस वगैरह क्या है करेक्ट करनी चाहिए। सो फोटो, उसके बाद फ़ोटो के लिए ये सिग्नेचर के लिए भी 2 KB to 40 KB है, और उसका भी डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर टू 1.5 सेंटीमीटर तक रह सकता है। पेरेंट्स का जो सिग्नेचर है या लेफ्ट हैंड थंब है वो 2 KB से 40 KB तक उसका जो क्या है साइज़ रहना चाहिए, और उसका भी डायमेंशन दिया गया। सो यहाँ पे सिर्फ कैंडिडेट फ़ोटो का साइज़ 5 KB to 40 KB दिया गया, बाकी के सब 2 KB to 40 KB साइज़ है। इस साइज़ को थोड़ा सेट करके रख कर ये फॉर्म भरें ताकि अपलोड करते वक्त आपको ईजी हो जाए। यहाँ पे आप अपलोड बोल के डालने पे यहाँ पे आ जाता है चूज़ फाइल, उसके बाद अपलोड करेंगे, यहाँ पे वो आ जाते हैं। अगर ये आप कर देंगे तो सेव करिए, सेव करके नेक्स्ट पेज जाइए। नेक्स्ट पेज जाने के बाद आपको क्या आ जाता है, डिक्लेरेशन आता है। मैं डायरेक्टली डिक्लेरेशन को आ रहा हूँ, यू हैव नॉट कंप्लीटेड स्टडी डिटेल्स बोल के दे रहा है, फिर भी डिक्लेरेशन में आ जाता हूँ। डिक्लेरेशन ये आपको पढ़ना है, डिक्लेयर दैट इन्फॉर्मेशन, जो भी आप इन्फॉर्मेशन दिए सही है वगैरह वगैरह। सो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे वी अग्री बोल के डालेंगे। वी अग्री बोल के डालने के बाद क्या है, आपको यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आएगा, पेरेंट्स का सिग्नेचर या थंब आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको केयरफुली फिर से देख के फाइनल सबमिशन कर देंगे। आप जब फाइनल सबमिशन करेंगे उसके बाद आपको आएगा पेमेंट्स बोल के आएगा, पेमेंट करना पड़ेगा, आपको फ़ीस भरना पड़ेगा। अब आप फ़ीस भर दिए तो उसके बाद क्या है, फ़ीस आप ऑनलाइन भर सकते हैं, आपके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी भर सकते, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप पेमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मालूम चल जाएगा। सो उसके बाद पेमेंट के बाद आप क्या है, थोड़े वक्त के बाद उसको एप्लीकेशन प्रिंट निकाल सकते, जो भी आप भरे हैं उसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट यहाँ से निकाल